फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, उसका स्ट्रक्चर और प्रोकैरियोटिक सेल के फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, देखो, इससे पहले हमने डिस्कस किया था अर्लियर, प्रोकैरियोटिक सेल से पहले सेल को हमने डिस्कस किया था। तो सेल्स आर टू, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल है और द सेकंड वन इज यूकैरियोटिक सेल। दोनों सेल एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के पास जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, सेल जो ऑर्गेनेल्स हैं जो डबल मेम्ब्रेन से बाउंड है, यहाँ वो एब्सेंट है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट राइबोसोम। ओके, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल। आप किसको कहोगे? प्रोकैरियोटिक सेल कहोगे आप बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गा है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा और पीपीएनओ। पीपीएनओ का फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया की बात करें तो ये साइज में तो स्मॉलर हैं, लेकिन ये मल्टीप्लाई रैपिडली करते हैं। ठीक है, उनका मल्टीप्लिकेशन ज्यादा होता है। तो आप कह सकते हो एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स मल्टीप्लाइज मोर रैपिडली। ओके, जो बैक्टीरिया का टाइप है यहाँ पे, तो 4 बेसिक शेप्स मिलेंगी यहाँ। तो उसकी शेप है वो 4 शेप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट आप बात करते हो उसका स्ट्रक्चर बेसिलस है। दैट मीन्स उसका स्ट्रक्चर ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट। क्लियर, वो रॉड रॉड जैसे सिलेंड्रिकल लाइक। सेकंड कोकस, दैट मीन्स इस तरह के बैक्टीरिया राउंड शेप के होंगे। ओके, ये राउंड राउंड शेप्स यहाँ प्रेजेंट होगी कोकस में। फिर बात आती है यहाँ पे विब्रियो। तो आपने 3 देखे, बेसिलस, कोकस, विब्रियो की शेप कॉमा लाइक शेप होती है और लास्ट शेप इज यहाँ स्पाइरलम। दैट मीन्स ये जो स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया है, इनकी शेप स्पाइरल मिलेगी। क्लियर पॉइंट। तो 4 बेसिक शेप्स बैक्टीरिया में आपने देखी, बेसिलस, कोकस, विब्रियो और स्पाइरल। क्लियर पॉइंट। तो ये है प्रोकैरियोटिक सेल में आप स्टडी कर रहे हो किसकी? बैक्टीरिया। क्लियर। अब प्रोकैरियोटिक सेल का एक स्पेशल फंक्शन है कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है सेल वॉल। ठीक है, तो यहाँ क्या प्रेजेंट होगी? यहाँ सेल वॉल प्रेजेंट होगी। ओके, ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देन यहाँ प्रेजेंट है ये सेल वॉल, जो कि एक यूनिक फीचर है प्रोकैरियोटिक सेल का। एक्सेप्ट बोल रहा है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। और इसका एक अच्छा बेनिफिट माइकोप्लाज्मा को ये मिलता है कि इसके पास में अब सेल वॉल तो है नहीं, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो इसकी शेप चेंज होती रहती है, ये अपनी शेप को चेंज करता रहता है। ठीक है, इसीलिए माइकोप्लाज्मा को जोकर कहा जाता है फ्रैंकलिन। किसका? माइकोप्लाज्मा इज ऑल्सो अ जोकर ऑफ फ्रैंकलिन बिकॉज इट रेगुलरली चेंजेस इट्स शेप। और वो शेप चेंज क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेल वॉल। ठीक है, लैक ऑफ सेल वॉल होने के कारण शेप चेंज हो रही है। फिर नेक्स्ट, अब जो अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, यहाँ ये जो फ्लूइड प्रेजेंट है, इस फ्लूइड को आप कहते हो साइटोप्लाज्म। क्या कहोगे इसे? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के तरफ क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बाहर सेल वॉल प्रेजेंट है। ठीक है, एक मेम्ब्रेन बाहर और प्रेजेंट होती है, वो हम अभी स्टडी करेंगे। उसको कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। उसको आप क्या कहोगे? उसको आप कहोगे ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ये ग्लाइकोकैलिक्स इस सेल वॉल के भी बाहर प्रेजेंट होती है। यहाँ इस तरह से ये ग्लाइकोकैलिक्स। तो इस तरह से बैक्टीरिया के पास 3 मेम्ब्रेन्स है। फर्स्ट है ये ग्लाइकोकैलिक्स की, फिर सेकेंड मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है यहाँ पे सेल वॉल, और थर्ड प्रेजेंट है यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अंदर थर्ड है साइटोप्लाज्म। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे
वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यहाँ अंदर, यहाँ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ प्रेजेंट होता है डायरेक्ट उसका जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो लैक ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसलिए जेनेटिक मटेरियल नेकेड प्रेजेंट है। ठीक है, इस सेल में यहाँ अंदर नेकेड प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल इस तरह से। ये कोई एनवेलप नहीं है, कोई क्लोज नहीं है, किसी तरह की कोई कवरिंग नहीं है, इसीलिए आप इसके न्यूक्लियस को कहते हो न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस लाइक, इसलिए आपने कहा न्यूक्लियोइड। क्लियर? तो जेनेटिक मटेरियल नेकेड है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, कवरिंग्स नहीं है, इसलिए आपने ऐसा क्या कहा, न्यूक्लियोइड। क्लियर? अब प्रोकैरियोटिक डीएनए की स्टडी देखेंगे। प्रोकैरियोटिक डीएनए, तो बैक्टीरियल सेल में एक्चुअली क्या होता है, एक तो प्रेजेंट होता है यहाँ जीनोमिक डीएनए। क्लियर? जो कि सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट है, लेकिन सर्कुलर डीएनए, एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है और वो भी कैसा है, सर्कुलर है डीएनए। कैसा है डीएनए, सर्कुलर। क्लियर? यहाँ मेनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो हैं उनके पास में स्मॉल सर्कुलर डीएनए और प्रेजेंट होता है आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए तो है ही है, एक एक्स्ट्रा कॉपी और प्रेजेंट है डीएनए की, और वो जो एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट है वो सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है। ओके, कैसे होता है वो, सर्कुलर होता है लेकिन डबल स्ट्रैंडेड प्रेजेंट होता है, और इसको आप कहते हो प्लाज्मिड। ओके, एक्स्ट्रा कॉपी जो स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है उसे आपने नाम दिया है प्लाज्मिड। क्लियर? तो बैक्टीरिया में जीनोमिक डीएनए के अलावा एक कॉपी और प्रेजेंट है उसकी डीएनए की, जो डबल स्ट्रैंडेड है और क्या है, सर्कुलर है। क्लियर? प्लाज्मिड डीएनए ये इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बैक्टीरिया का एक फेनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो क्या शो कर रहा है कि ये एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, ये डीएनए इसमें क्या क्वालिटी है कि रेजिस्टेंस शो करता है एंटीबायोटिक के लिए। ठीक है, अच्छा, इस प्लाज्मिड को आपने अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ा है तो वहां आप देखते हो जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड डीएनए को यूज किया जाता है। ठीक है, किसी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फॉरेन डीएनए इंसर्ट कराया जाता है। जैसे इस साइट को आप यहाँ से कट करोगे, ये साइट आपने यहाँ से कट करी प्लाज्मिड डीएनए की, इसको रिमूव कर दिया, हटा दिया, और इसमें लगा दिया आपने यहाँ पे फॉरेन डीएनए। अब जब बैक्टीरिया की कॉपी तैयार होगी तो इसकी भी कॉपी तैयार होती चली जाएगी, ये जो आपने जीन इंसर्ट किया फॉरेन डीएनए। तो इसीलिए कहा है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में भी यूज किया जाता है कौन सा डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए यूज किया जाता है। इसमें इजी होता है, इजी टेक्निक्स अवेलेबल है यहाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ये यहाँ से इस पोर्शन को हटाएंगे और यहाँ फॉरेन डीएनए इंसर्ट करेंगे। क्लियर? अब बात आती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है यूकैरियोट, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था। यहाँ न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर है से न्यूक्लियोइड का, लेकिन यूकैरियोट्स में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल नेकेड नहीं है, जेनेटिक मटेरियल को कवर किया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने। ठीक है, अच्छा, तो नौ ऑर्गेनल देखो, यहाँ यूकैरियोट्स में जो इस तरह के ऑर्गन्स हैं वो नहीं मिलते हैं जहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड है, लेकिन यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ स्पेशल फीचर, यहाँ राइबोसोम्स मिलेंगे। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स यहाँ मिलेंगे, और जबकि यूकैरियोट्स में बहुत तरह के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स है, और यहाँ ऐसे स्ट्रक्चर्स की कमी है, प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलते हैं। प्रोकैरियोट्स का एक स्पेशलाइज्ड एक्चुअली डिफरेंशिएटेड फॉर्म प्रेजेंट होती है, उसको कहते हो मीजोसोम। वो देखो कैसे डेवलप होते हैं। अब मैं यहाँ बना रही हूँ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, ये थोड़ा सा यहाँ से किसी तरह के इन्वेशंस आते हैं। ठीक है, फोल्डिंग्स बनती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। कैसे, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ से रप्चर हुई और अंदर इस तरह से फोल्डेड स्ट्रक्चर उसने बना दी, ये बना दी उसने फोल्डेड स्ट्रक्चर, ये है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर?
तो यहाँ से क्या हुआ, अंदर की तरफ इन्वर्जन हुआ इसका, और इस तरह के स्ट्रक्चर फॉर्म हुई जिसको आपने कहा है मीजोसोम। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोट का एक स्पेशलाइज्ड फीचर है कि यहाँ सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्डिंग्स क्रिएट करती है, और ये जो इनफोल्डिंग्स है इसकी, इसको आपने नाम दिया मीजोसोम्स। मीजोसोम मेजर रोल तो यहाँ प्ले करता है रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, यहाँ रेस्पिरेशन से रेलेवेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है रेस्पिरेशन के लिए। क्लियर? एक थिंग और, ये हेल्प करता है रेप्लिका तैयार करने में डीएनए की। ठीक है, तो यहाँ पे रेप्लिका भी तैयार होता है, मीजोसोम्स यहाँ पे हेल्प करता है रेप्लिकेशन में, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और एक न्यू कॉपी तैयार हो जाती है। ठीक है, एक न्यू बैक्टीरियल कॉपी तैयार हो जाती है। तो देखो, मीजोसोम्स याद रहेगा रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जैसे कि आप यूकैरियोट्स में देखते हो माइटोकॉन्ड्रिया वर्क करता है रेस्पिरेशन के लिए, यहाँ वर्क करेगा मीजोसोम। ओके, अब ये जो इनफोल्डिंग, एक्चुअली ये क्या है, किसकी इनफोल्डिंग है, सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है। आपको ध्यान रखना है, सेल वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है, और इसके बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। यहाँ प्रेजेंट होती है सेल वॉल। ठीक है, ये सेल वॉल प्रेजेंट है, और इसके बाहर लेयर प्रेजेंट होती है ग्लाइकोकैलिक्स की। क्लियर? यहाँ प्रेजेंट है ग्लाइकोकैलिक्स की, अभी हम देखेंगे, इसकी भी स्टडी करेंगे। तो ये सेल मेम्ब्रेन ने मीजोसोम बनाया। एक सेल मेम्ब्रेन और वर्क करती है, देखो सेल मेम्ब्रेन यहाँ, जैसे ऊपर मीजोसोम है, आप सोचो एक फोल्डिंग यहाँ डेवलप है, ये इसने इन फोल्डिंग्स के थ्रू बना दिया क्रोमैटोफोर, और यहाँ क्लोरोफिल फिल्ड रहता है। ठीक है, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का सब्सटेंस है, यहाँ क्लोरोफिल फिल्ड रहता है, जो क्या करेगा, यहाँ फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के लिए जरूरी है, वो इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म कराएगा, क्योंकि यहाँ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ क्रोमैटोफोर्स डेवलप होते हैं, जहाँ क्लोरोफिल फिल्ड है, और जो इसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को रन कराएगा। क्लियर पॉइंट? तो इनफोल्डिंग्स के थ्रू आपने देखा मीजोसोम भी डेवलप हुआ और क्रोमैटोफोर्स भी डेवलप हुआ। ओके, अब देखते हैं सेल एनवेलप और उसका मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो सेल एनवेलप की जब आप बात करते हो, तो सेल एनवेलप 3 लेयर्ड में डिजाइन है, जैसा कि हम अभी काफी समय से डिस्कस कर रहे हैं। 3 लेयर्ड में डिजाइन है। आउटर मेम्ब्रेन को ग्लाइकोकैलिक्स कहा था, फिर सेल वॉल प्रेजेंट है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। क्लियर पॉइंट? ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है यहाँ पे। अच्छा, अब ईच लेयर एनवेलप, यहाँ पे अभी हमने जैसा डिस्कस किया था, सभी मेम्ब्रेन्स के अपने स्पेशल अलग फंक्शंस होते हैं। ठीक है, यहाँ डिस्टिंक्ट फंक्शंस परफॉर्म करेगी ये, और वो डिस्टिंक्ट फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि सेल वॉल क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, बैक्टीरिया अपनी शेप में बना रहता है, और सेल वॉल देखो माइक्रोप्लाज्मा के पास नहीं है, तो क्या होता है, माइक्रोप्लाज्मा अपनी शेप चेंज करता रहता है। ग्लाइकोकैलिक्स की बात बढ़ेगी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने देखा मीजोसोम्स डेवलप हुए, क्रोमैटोफोर्स डेवलप हुए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। सेल मेम्ब्रेन में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ठीक है, तो बैक्टीरिया को यहाँ आप डिवाइड करते हो उसको 2 क्लासेस में। ठीक है, 2 ग्रुप में आप बैक्टीरिया को डिवाइड करोगे। वो किस बेस पे करोगे कि बैक्टीरिया क्या करते हैं, कुछ डाइज अटेन करते हैं, और वो डाइज जो हैं उनको डेवलप किया था ग्राम विज ने। ठीक है, किसने डेवलप किया था, ग्राम विज ने, इसीलिए आप उसको बोलते हो, बैक्टीरिया को भी उन्होंने नाम दे दिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ठीक है, एक्चुअली ग्राम विज ने एक स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप किया, कि एक स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप किया, उस स्टेनिंग प्रोसीजर के थ्रू उन्होंने देखा कि डाइज जो हैं वो बैक्टीरिया की जो सेल्स, ये जो बैक्टीरिया का एनवेलप्स हैं, ये अटेन करते हैं। ठीक है, वो पर्पल कलर का हो जाता है, और जो बैक्टीरिया पर्पल कलर का नहीं हुआ था उसने कहा ग्राम नेगेटिव, और जिसने ग्राम विज की डाई को अटेन कर लिया उन्होंने नाम दे दिया ग्राम पॉजिटिव। वो ग्राम थे इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव उन्होंने नाम दिया बैक्टीरिया को। ये देखो, ये टेक्निक डेवलप की ग्राम विज ने, और 2 टाइप्स डेवलप हुए इसी कारण, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। यूज फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डिजीज कॉजिंग है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अटेन करते हैं डाई को, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो अटेन नहीं करेगा डाई को। दीज आर हार्मफुल बैक्टीरिया फॉर अस। ठीक है,
अब हम यहाँ देखेंगे कि किस तरह से, जो देखो आउटर लेयर ग्लाइकोकैलिक्स की थी, ग्लाइकोकैलिक्स के लेयर भी यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक तो ग्लाइकोकैलिक्स अगर लूजली अरेंज है तो वो है स्लाइमी लेयर, स्लाइम से बनी हुई लेयर है स्लाइम। और अगर ग्लाइकोकैलिक्स थिक है, एक दूसरे के साथ टफली अरेंज्ड है, तो वहां वो बनाएगा कैप्सूल लेयर का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? सेल वॉल स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रही है, ठीक है, और शेप प्रोवाइड कर रही है, सेल को एक शेप प्रोवाइड किया जैसा हमने डिस्कस किया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, वो इंटरैक्ट, वही वो मेम्ब्रेन है जो इंटरैक्ट करती है आउटसाइड वर्ल्ड से, ठीक है। तो प्लाज्मा सेलेक्टिवली परमिएबल क्योंकि जैसे आप स्किन के ऊपर आप ऑयल को और वाटर को मिक्स करके अगर लगाओगे तो ऑयल के लिए परमिएबल है, ऑयल यहाँ स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन वाटर ड्रॉपलेट्स आपकी स्किन के ऊपर ही रह जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप कहते हो सेलेक्टिवली परमिएबल, वो किसी सब्सटेंस को परमिट करती है वो एब्जॉर्ब करने के लिए, और किसी सब्सटेंस को परमिट नहीं करती है, इस तरह की मेम्ब्रेन्स को कहा जाता है सेलेक्टिवली परमिएबल। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये भी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, ओके। नेक्स्ट इनफोल्डिंग्स, जैसा कि अभी हमने देखा, मीजोसोम्स एक स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्पेशल स्ट्रक्चर है। अच्छा, क्योंकि ये अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस डेवलप होते हैं, उससे मीजोसोम डेवलप होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही इन्वेजिनेट हो रही थी, तो ये है मीजोसोम राइबोस, ये एक्टिविटी शो करता है किसमें, रेस्पिरेशन के लिए। ये जो मीजोसोम्स है इसी से डेवलप होती है, ये वेसिकल्स भी डेवलप करता है, ये ट्यूब्यूल्स का भी फॉर्मेशन कराएगा, ठीक है। अच्छा, और ये लैमिलीज भी बनाएगा, इस तरह से बनती है लैमिलीज, ये लैमिलीज का भी फॉर्मेशन करता है। तो ये सब एक्सटेंशंस है मीजोसोम्स के, ओके। ये अच्छा, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, डॉटर सेल में ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा डीएनए का, और सेल वॉल का फॉर्मेशन कर रहा है, दैट मींस और सेल वॉल का फॉर्मेशन कर रहा है, ओके। नेक्स्ट थिंग, ये मीजोसोम्स हेल्पफुल है रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन के लिए जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है वो यही परफॉर्म होती है, क्योंकि आप देख रहे हो वेसिकल्स है, लेमिलास है, ट्यूब्यूल्स है, इसलिए ये सिक्रीशन प्रोसेस भी परफॉर्म करेगा। अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर है, ये जो इस तरह इन्वेजिनेट होके इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, इससे क्या होता है, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ये सरफेस एरिया बढ़ गया एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए। अगर ये क्लियर यहाँ से बंद होती और ये थोड़ी सी जगह होती तो क्या होता, यहाँ प्रॉपर से एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं हो पाती, या उसको स्पेस कम रहता, लेकिन अभी इन इनफोल्डिंग से स्पेस बढ़ गया है, ठीक है, इसलिए एंजाइमेटिक एक्टिविटी यहाँ परफॉर्म होती है, उसको सरफेस एरिया ज्यादा मिलता है। क्रोमैटोफोर्स प्रोकैरियोट्स में मिलेंगे, जैसे कि आप बात करो ब्लू ग्रीन एल्गा की, तो यहाँ क्या डेवलप होता है, इसी तरह से जैसे मीजोसोम डेवलप हुए, अभी हमने डिस्कस किया, क्रोमैटोफोर्स डेवलप हो जाते हैं, जहाँ पे क्या फील्ड होता है, यहाँ पे क्लोरोफिल फील्ड होता है, जिससे ब्लू ग्रीन एल्गा कह रहे हो आप, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी परफॉर्म कराएगा, ठीक है। अच्छा, बैक्टीरियल सेल मोटाइल भी होती हैं, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं तो हमें सोचना ही नहीं है वो कैसे मूव करेंगे, लेकिन जो बैक्टीरिया मोटाइल है तो उनके लिए उनमें क्या प्रेजेंट है, तो बैक्टीरिया के मोटिलिटी के लिए इनमें डेवलप होते हैं फ्लैजेलास, डेवलप होते हैं, इस तरह से विप्लश लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये फ्लैजेलास प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। ये जो फ्लैजेला है ये उसको मूव कराता है, क्लियर। अच्छा, कुछ बैक्टीरियल सेल में सीलियास भी प्रेजेंट होते हैं, सीलियास का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, पूरी सेल पे छोटे छोटे सीलियास इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फ्लैजिला एक प्रेजेंट है या फ्लैजिला दो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, या जो सीलियास हैं ये पूरी बॉडी पे छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं, ये ओर लाइक, ओर की तरह वर्क करता है, जैसे बोट में ओर होता है, पानी को पीछे की तरफ थ्रो करने का काम करता है, इसी तरह से सीलियास वर्क करते हैं। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिसमें फिम्ब्रीज डेवलप होती हैं,
और ये जो फिम्बरीज होती हैं ये इसको एडहर करने का काम करेगी। जैसे कि कोई वाटर स्ट्रीम है तो वाटर स्ट्रीम में इसको एडहर करना है, क्योंकि पानी बहुत तेजी से आता है तो उसको क्या करना है, खुद को बचा के रखना है, तो किसी भी रॉक के साथ में ये चिपक जाता है। ठीक है, तो इस तरह से फिम्बरी इसको हेल्प करते हैं। अच्छा, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। फ्लैजिला के भी एक्चुअली 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और फ्लैजिला का जो नंबर है और जो अरेंजमेंट है फ्लैजिला का वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे किसी में एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट है तो मोनोट्राइकस, किसी में 2 प्रेजेंट है तो आप कहते हो उसे एम्फीट्राइकस। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट इनको नाम दे दिए ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। ओके, अच्छा, फिलामेंट के 3 पार्ट है, तो फिलामेंट के जो 3 पार्ट है उसमें आप इसको कहोगे जो ये लॉन्ग शाफ्ट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये फिलामेंट है, या हुक प्रेजेंट होता है, और ये पोर्शन जो है यहाँ बेसल बॉडी प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसे आप कह दोगे बेसल बॉडी जो इसका बेस है। क्लियर पॉइंट। अब ये जो कुछ, हाँ, हमने फ्लैजिला देखा, सीलिया देखा, अभी हम देखेंगे पिलाइस। पिलाइस को कॉन्जुगेशन ट्यूब भी कह सकते हो, इस तरह से प्रेजेंट होती है पिलाइस। और ये अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, इस जेनेटिक मटेरियल को क्या करेगी, ट्रांसफर करने का काम करती है एक दूसरी बैक्टीरियल सेल में, दूसरी बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर करा देगी क्या, जेनेटिक मटेरियल को। तो उसको आप कहते हो पिलाइस, जो कि पाइलिन प्रोटीन से बने हुए हैं। कौन से प्रोटीन से बने हैं ये, पाइलिन प्रोटीन से बने हुए हैं पिलाइस। कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्म होती है, उसको आप पिलाई कह रहे हो, पिलाई लाइक स्ट्रक्चर, दैट मींस कॉन्जुगेशन ट्यूब भी डेवलप हुई है, उसको इन्होंने आगे जब डिस्कवर किया उसको पाइलिन नाम दिया। और ये जो पाइलिन प्रोटीन से बनी है पाइलिन, ओके, ये रे जिसको आपने कहा पिलाई। क्लियर, पाइलिन प्रोटीन से मेडअप ऑफ है ये, और ये वर्क कर रही है जेनेटिक मटेरियल को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करने का। तो ये आपका खत्म होता है इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपसे यूकैरियोटिक सेल। ओके, एक फिम्बरी जैसा कि हमने डिस्कस किया ये एडहर करती है, तो क्लियर, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। फ्लैजिलास, सीलियास, फिर हमने डिस्कस किया फिम्बरी, और लास्ट हमने डिस्कस किया था पिलाइस। क्लियर, ओके, तो यूकैरियोटिक सेल आगे डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।